शाम के 4 बज रहे थे। उसी वक्त मेरा मोबाइल बज उठा। सामने विक्रम था। हमेशा की तरह वो प्यार से बोला, जाने मन क्या कर रही हो? मैंने कहा, कुछ नहीं, बस अब ऑफिस से निकल कर पीजी जाऊंगी। तुम क्या कर रहे हो? और सामने से जो सुना उस पर विश्वास नहीं हुआ। विक्रम बोला, जान पैकिंग कर लो, हम घूमने जा रहे हैं। आज फ्राइडे है, मंडे भी ऑफ है और ट्यूसडे की मैं छुट्टी ले लूँगा। तुम बस पैकिंग करो और रास्ते के लिए कुछ खाना पैक करवा लेना, मैं जल्दी पहुंचता हूँ। विक्रम भी ना सरप्राइज कर देता है कभी कभी। पिछले 1 महीने से इसी बात पर हमारी बहस चल रही थी। मैं उसे कह रही थी, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है, प्लान बनाओ। पर उसने अपने घर जाने की रट लगा रखी थी। हम दोनों ही गुड़गांव में जॉब करते थे, अलग अलग पीजी में रहते थे, हफ्ते में 3-4 बार मिल लेते थे। पर वीकेंड पर विक्रम का घर जाना जरूरी ही था। उसके पेरेंट्स उसका रास्ता देखते थे। मेरा अपना कहने को कोई नहीं था इस दुनिया में। मैं चाचा ने बचपन में पाल दिया, पढ़ा लिखा भी दिया। अब जब वो नहीं रहे तो मैं उनकी फैमिली में एक अवांछनीय सदस्य हो गई। इसलिए पिछले 2 साल से पीजी में रहने आ गई थी। यहीं विक्रम से मुलाकात हुई और कब मुलाकातें प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। हम दोनों उम्र के 30 बसंत देख चुके थे। अब हमारे प्यार में लड़कपन नहीं था, एक गंभीरता थी। पर हम दोनों एक साथ लिव इन में रहने को की हिम्मत ना जुटा पाए। खैर, ये तो हुआ हमारा परिचय। अब अपनी कहानी पर आती हूँ। उस दिन जैसे मेरे पैरों को पंख लग गए थे। मैं बहुत खुश थी। विक्रम के साथ इतने दिन बिताने की कल्पना से मैं सिहर उठी थी। मैं जल्दी से सब जरूरी चीज़ें पैक की, अपने वॉकिंग शूज़ कसे और रेडी थी। तभी फ़ोन पर मिस्ड कॉल यानी विक्रम आ गया। मैंने जल्दी ही सामान गाड़ी में रखा और बैठते ही विक्रम को चूम लिया। वह भी बहुत खुश हो गया। उसने कहा, रूबिन, बी रेडी, हम एंजॉय करेंगे। हम पूरी रात ड्राइव करते रहे और जब सुबह की पहली किरण उदित हुई तो हम उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन पर पहुंच चुके थे। वहां हमने थोड़ा घूम घाम कर देखा। हमें रहने के लिए नदी किनारे एक शांत सी कॉटेज मिल गई। रूम बहुत बढ़िया था, बड़ी बड़ी खिड़कियां और सामने खूबसूरत नदी। विक्रम जानता था मुझे क्या पसंद है। हमने जल्दी से फ्रेश होकर पहले अपनी नींद पूरी करने का प्लान बनाया। पर बिस्तर पर आते ही वो रोमांटिक मूड में आ गया और फिर जो नींद आई, मेरी आंख 3 बजे लगभग खुली। विक्रम अभी भी सो ही रहा था। मैंने उठकर कपड़े पहने और खाने के लिए कुछ ढूंढने लगी। तभी मुझे लगा जैसे कोई गुनगुना रहा हो। मैंने दरवाज़ा खोला तो लॉबी के आखिरी हिस्से में बड़ी सी खिड़की पर एक लड़की अपना सिर टिकाए खोई हुई सी गुनगुना रही थी। उसकी पीठ मेरी ओर थी और उसके बाल घुंघराले बिखरे हुए स्याह काले। मुझे लगा यहाँ कोई और भी है। चलो अच्छा है, साथ में कोई और अपनी उम्र का है, ट्रैकिंग में मज़ा आएगा। तभी विक्रम ने मुझे आवाज़ दी, जान कहाँ गई? और तभी उस लड़की ने मुड़कर मुझे देखा। वो बहुत ज़्यादा गोरी थी। मुझे देख वो मुस्कुरा दी। मैंने भी मुस्कुराकर अपना प्रत्युत्तर दिया। हम तैयार होकर लगभग 4 बजे के करीब कस्बे की ओर निकले और मैं और विक्रम दोनों भूख से परेशान थे। आगे कुछ दूरी पर एक छोटा सा ढाबा दिखा। वहाँ हमने चाय और आलू के पराठे खाए। ढाबे का मालिक एक बूढ़ा सा आदमी था। वो कहने लगा, आप लोग कहाँ रुके हो? हम लंच बॉक्स भी भेज सकते हैं। जब हमने बताया हम कहाँ रुके हैं तो बूढ़े और ढाबे पर 2-3 लोगों की आंखें फैल गई। कोई कुछ बोला तो कोई कुछ, पर उनमें कानाफूसी होने लगी थी। मुझे थोड़ा अजीब लगा, पर हम उस वक्त वहाँ से निकलकर नीचे बाजार की तरफ घूमने निकल गए। आते वक्त रात का खाना पैक करवाकर हम कोई 9 बजे के लगभग कॉटेज पहुँचे। मेन गेट पर शिबू मिल गया। वो कॉटेज का केयर टेकर था। उसने बताया, यहाँ सिर्फ ब्रेकफास्ट और चाय कॉफ़ी ही मिल सकती है, पर पीछे की तरफ किचन है जहाँ आप खुद बनाकर खा सकते हैं। विक्रम उसके आसपास घूमने की जगह पूछने लगा और मैं रूम की तरफ बढ़ गई और लॉबी पर पहुंचते ही
मुझे ठंडी हवा का एहसास हुआ। मैं चाबी अभी कोहिल में लगा ही रही थी, मुझे साथ के एक कमरे में धीमी संगीत की आवाज़ सुनाई दी, बहुत ही मधुर पर उदास सा। मुझे अचानक वो लड़की याद आ गई। पीछे पीछे विक्रम था। वो कहने लगा, अंदर चलो, यहाँ क्यों खड़ी हो, एक राउंड और हो जाए। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं बस उसकी आंखों में खो गई और उससे दीवानों की तरह प्यार करती थी। मेरे लिए सिर्फ वो ही तो था। उसका प्यार जिस शर्त पर मिले मुझे मंजूर था। उस रात मैं बहुत सुकून में थी, विक्रम की बाहों में। बाहर किस पहर बारिश शुरू हो गई थी, पता ही न चला। मुझे प्यास लगी थी। फ़ोन उठाकर देखा तो रात के 2 बज रहे थे। बारिश की रिमझिम और रात का सन्नाटा अलग ही दुनिया लग रही थी। मैंने विक्रम को देखा, वो किसी छोटे बच्चे की तरह सो रहा था। मैंने उठकर खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को अपने चेहरे पर महसूस करने लगी। तभी साथ वाले रूम में किसी के रोने की आवाज़ें आने लगी। कोई आदमी ज़ोर-ज़ोर से बोल रहा था और कोई लड़की रो रही थी। उनकी आवाज़ें स्पष्ट नहीं थी, जैसे दबी-दबी सी थी। खिड़की बंद करने की आवाज़ से विक्रम भी उठ बैठा, कहने लगा, रुबिन, तुम रात को खिड़की क्यों खोल रही हो? यह कॉटेज नदी के पास है, जंगली जानवर भी आ सकते हैं। मैंने तब दिन में मिलने वाली वो बिखरे बालों वाली लड़की का जिक्र किया। मेरा ख्याल था वो कोई विदेशी है। विक्रम बोला, उन्हें छोड़ो, कल तुम्हें एक वाटरफॉल पर ले जाऊंगा। अभी इधर आओ और मुझसे लिपट जाओ। सुबह बड़ा फ्रेश मूड था। हम जल्दी से नाश्ता करके वाटरफॉल की तरफ निकल पड़ते हैं। जाते जाते शिबू ने कहा, आप वाटरफॉल नीचे से ही देखिएगा, ऊपर चोटी पर मत जाएगा। उस चोटी से फिसल कर बहुत से लोग जान गंवा चुके हैं। लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करके हम उस वाटरफॉल तक पहुँचे। वहाँ काफ़ी चहल पहल थी। पर्यटकों के साथ लोकल लोग भी थे। संडे जो था, वाकई बहुत खूबसूरत जगह थी। हम भी वहाँ फ़ोटो लेने लगे। वहाँ पर एक छोटा सा लड़का लगभग जला हुआ पतीला, मैगी और कुछ कोल्ड ड्रिंक की बोतलें लिए बैठा था। विक्रम ने उसे कहा, मैगी के साथ चाय पिला सकते हो? उसने हाँ में सिर हिलाया। विक्रम उससे बातें करने में व्यस्त हो गया। मैं कैमरा ले थोड़ा और ऊपर चढ़ने लगी। एक पतली सी उबड़-खाबड़ पगडंडी सी थी जो वाटरफॉल के साथ-साथ चल रही थी। मुझे लगा जहाँ विक्रम बैठा है उसके ऊपर से शॉट लिया जाए। वाटरफॉल की बढ़िया पिक्चर आएगी। अभी थोड़ा आगे ही बढ़ी थी कि अचानक वो उलझे बालों वाली लड़की मुझे अपने आगे दिखाई दी। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। मैं लगभग भागते हुए उसके पास पहुंची। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि वो पलटी। मैं सकपका गई। मैंने कहा, हेलो। वो मुस्कुरा दी। मैंने बात आगे बढ़ाते हुए कहा, आर यू अलोन हेयर? उसने ना में सिर हिलाया। उसका चेहरा गोल और बहुत गोरा था, पर आंखें एकदम काली, उसके बालों की तरह। वो बेहद खूबसूरत थी। मैंने उससे पूछा, वेयर आर यू फ्रॉम? इस बार वो धीमी आवाज़ में बोली, मैं भी भारतीय ही हूँ। मैंने कहा, ओहो, मुझे लगा आप विदेशी हो। वो हल्के से हंस दी। तभी मुझे ढूंढता हुआ विक्रम भी वहाँ आ गया। मैंने परिचय करवाया, मैं रूबिन और मेरे हस्बैंड विक्रम। मैं झूठ बोल गई। उसने अपना नाम सारा बताया। विक्रम ने चाय पीने का ऑफर दिया, पर उसने मना कर दिया। वो चोटी की ओर बढ़ चली। जाते वक्त विक्रम ने उसे बी केयरफुल कहा। वो पलटी और मुस्कुराते हुए हाथ हिला दिया। हम लगभग 2 घंटे वहीं बैठे रहे, पर सारा वापस नीचे नहीं आई। मैंने कहा, चलो बाजार घूम आते हैं, पर विक्रम का मूड कुछ और था। हम वापस कॉटेज पहुँचे। वापसी के सारे रास्ते विक्रम शरारत करते हुए आया। कभी गले लगा लेता, कभी चूम लेता, कभी गोदी में उठा लेता। मुझे लग रहा था, काश यह वक्त यहीं रुक जाए, हम हमेशा यहीं रह जाएं। जब मेरी नींद खुली, विक्रम बिस्तर पर नहीं था। मैं कपड़े पहनते हुए उसे आवाज़ देने लगी, पर कोई जवाब नहीं आया। विक्रम कहीं भी नहीं था।
तभी बाहर लॉबी में कुछ आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो विक्रम बाहर उस खिड़की के पास खड़ा था, जहाँ मैंने सारा को पहली बार देखा था। उसी तरह सर टकाए हुए बाहर देखते हुए, "जनाब कहाँ खो गए हो?" विक्रम पलटा और बोला। मुझे कोई उदास सी धुन सुनाई दी। उसका पीछा करते-करते यहाँ आ गया। साथ वाले दरवाजे का हल्का सा खुला था। मुझे जिज्ञासा हुई, सारा वापस आई कि नहीं। मैंने देखा तो रूम बिल्कुल खाली था। पलंग पर एक भी सिलवट नहीं, पर्दे लगे हुए थे। मुझे लगा सारा शायद चली गई। हमने डिसाइड किया आज डिनर खुद ही बनाएंगे। विक्रम ने शिब्बू से किचन और वोडका लाने को कहा। हमने कॉटेज के आंगन में आग जलाई, साइड में ही चूल्हा मंगा लिया। वोडका देख शिब्बू भी हमारे साथ बैठ गया। मैं चिकन पकाने लगी। रात बढ़ती जा रही थी। शिब्बू 2 पैग लगाने के बाद सेंटी हो गया था। कहने लगा, बाबूजी हमें भी दिल्ली ले चलो, अपने पास रख लेना, सेवा कर देंगे। विक्रम उसे समझाने लगा, अरे तुम तो जन्नत में रहते हो, यहाँ काम भी कम है, आराम से रहो। आज तो कॉटेज में हम अकेले ही गेस्ट हैं। शिब्बू ने कहा, साहब पिछले कुछ महीनों से आप ही अकेले गेस्ट हो। मैं और विक्रम एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। हमने कहा, अच्छा एक कपल और भी है हमारे साथ वाले रूम में। आदमी को तो देखा नहीं, पर लड़की से मैं कॉटेज और फिर वाटरफॉल पर भी मिली थी। क्यों झूठ बोलते हो? शिब्बू का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वो कुछ नहीं बोला। विक्रम ने कहा, क्या हुआ? शिब्बू अपना गला साफ करते हुए बोला, साहब मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ, आप यहाँ अकेले ही गेस्ट हो। आप आ गए, नहीं तो मैं खुद अपने गांव जाने वाला था। मैंने कहा, फिर वो लड़की कौन थी, कहाँ से आई? शिब्बू ने बताया, इस कॉटेज के बारे में बहुत कहानियाँ फैली हुई हैं। यह बहुत पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में किसी साहब बहादुर का घर था और यहाँ कुछ मौतें हुई थी। तब से आसपास के लोग यहाँ आवाज़ें सुनने लगे। कभी कोई उदास सी धुन, कभी लड़की के गाने की, कभी रोने की। मेरा यह सुनकर खून जाम हो गया था। पर शिब्बू हमें सांत्वना देते हुए बोला, साहब मैंने तो आज तक ऐसा कुछ देखा ना सुना। मैं तो रोज़ यहीं रहता हूँ, कभी कुछ नहीं देखा। डिनर जैसे तैसे निपटा कि हम दोनों रूम में आ गए। विक्रम मुझे ढांढस बताते हुए बोला, चर्सी है कहाँ इसकी बातों में आ रही हो। पर अंदर से वो भी डरा हुआ था। वोडका उतर चुकी थी और नींद भाग गई थी। मैं और विक्रम इधर उधर की बातें करते हुए टाइम बिता रहे थे। रात के 10 बज गए थे। बारिश शुरू हो गई। उसने माहौल को और बोझिल बना दिया था। बातें करते करते हम कब सो गए पता ही नहीं चला। रात के किसी वक्त मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे ऊपर कोई झुका हुआ है। मैंने आंखें खोली तो सारा थी। सारा कंधों से पकड़कर मुझे उठा रही थी। मेरा नाम बार बार पुकार रही थी। उसकी आवाज़ किसी कुएं से आती हुई लग रही थी। मैं हड़बड़ा कर उठी। सारा मेरा हाथ पकड़कर मुझे खींचती हुई अपने साथ ले जाने लगी। डर के मारे मेरे गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, विक्रम बिस्तर पर ही था। सारा मुझे साथ वाले कमरे में ले गई। उस कमरे की शक्ल ही बदली हुई थी। हॉल के एक कोने में बड़ी सी चेयर पर एक अंग्रेज रोबीला सा आदमी बैठा हुआ वायलिन बजा रहा था। उदास धुन, उसकी आंखें बंद थी। सारा उसके पैरों के पास जाकर बैठ गई। वो रोने लगी। सारा ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया और कहने लगी, प्लीज़ अल्बर्ट, डोंट गो, डोंट लीव मी। पर उस आदमी पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सारा का चेहरा लाल हो गया था। अचानक वो आदमी खड़ा हुआ और मेरी ओर बढ़ने लगा। मैं जड़ थी, जैसे मेरे आंखों के सामने कोई पिक्चर चल रही थी। तभी सारा के हाथ में ना जाने कहां से बंदूक आ गई थी। सारा फिर बोली, अल्बर्ट स्टॉप। पर वो आदमी आगे बढ़ता ही जा रहा था और फिर एक धमाका और ढेर सारा धुआं। और तब मैं पहली बार मेरे गले से चीख निकली। विक्रम और शिब्बू भागते हुए मेरे पास आए और मैं
उस कमरे में जड़ खड़ी हुई थी और लगातार चीखे जा रही थी। वहाँ कुछ भी नहीं था। विक्रम मुझे उठाकर अपने कमरे में लाया और मुझे पानी पिलाया। मैं पसीने में भीगी हुई थी। वो बार-बार मुझसे पूछ रहा था, क्या हुआ? क्या हुआ? पर मैं कुछ बता नहीं पा रही थी। फिर कब मैं बेहोश हो गई पता ही नहीं लगा। जब मेरी आँख खुली, सवेरा हो गया था। विक्रम परेशान सा मेरे सिरहाने बैठा हुआ था। रूम के दूसरे कोने में शिब्बू दीवार से सर लगाकर ऊँघ रहा था। मैंने उठने की बहुत कोशिश की, तो विक्रम ने मेरी मदद की। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सदियों से बीमार हूँ। बहुत कमज़ोरी लग रही थी। शिब्बू को विक्रम ने कॉफ़ी बनाकर लाने को कहा। फिर मुझे बाहों में भरते हुए कहा, क्या हुआ था? रूबिन, तुम रात को वहाँ क्यों चली गई थी? मैंने सारी बात बता दी। विक्रम सुनकर सन्न रह गया। उसने जैसे तैसे पैकिंग की, मुझे सहारा देकर तैयार करवाया और हम निकल पड़े कॉटेज से। जैसे जैसे दूर जा रहे थे, मेरे शरीर में जैसे जान आती जा रही थी। हम बाजार में पहुंच गए। विक्रम ने उस छोटे से ढाबे पर गाड़ी रोक दी। वो बूढ़ा चाय बना कर लाया। विक्रम और मेरी सफ़ेद शक्ल देखकर वो बोला, साहब, हम तो पहले ही दिन आपको बताने वाले थे, पर शहर के लोग ऐसे बातों को कहाँ मानते हैं। फिर जो उसने कहानी सुनाई वो इस प्रकार थी। यह बात उस जमाने की है जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। यह कॉटेज अंग्रेज अफसर अल्बर्ट कैथ की थी। उसकी फैमिली इंग्लैंड में थी। वो लगभग 40 साल का अट्ठा-कट्ठा आदमी था। कुछ साल पहले वो बंगाल से एक एंग्लो इंडियन लड़की सारा को अपने साथ ले आया था। वो बेचारी उससे बहुत प्यार करती थी, पर जब अंग्रेज भारत छोड़कर जाने लगे तो अल्बर्ट सारा को छोड़कर जाने लगा। उसे वो साथ कैसे ले जाता? इंग्लैंड में उसकी बीवी और 2 बच्चे थे। सारा सारी ज़िंदगी जिसे प्यार समझ रही थी, वो तो बस मन बहलाव था। उसने बहुत कोशिश की अल्बर्ट ना जाए, पर वो ना माना और फिर सारा ने उसको गोली मार दी और खुद को वाटरफॉल से छलांग मारकर आत्महत्या कर ली। तब से ही उसकी आत्मा भटक रही है। मैं सारे रास्ते यही सोचती हुई आई कि क्यों सारा ने मुझे चुना? क्या वो कुछ बताना चाहती थी? मुझे इशारा करना चाहती थी? जब गुड़गांव के करीब आने लगे तो मैंने विक्रम को कहा, क्या तुम भी मुझे छोड़ तो नहीं दोगे? हमारे रिश्ते का भी तो कोई नाम नहीं है। विक्रम मेरी ओर हैरानी से देखने लगा। वो कुछ नहीं बोला। जिंदगी वापस आकर बिजी हो गई और एक शाम मेरा फ़ोन बजा। हेलो जानेमन, रेडी हो जाओ, मम्मी पापा आ रहे हैं।